मैं अजीम खान, नमस्कार। मोशन मंच पर एक बार फिर आपका स्वागत है। और वे बच्चों कैसे हैं? तो अगला जो अपना टॉपिक था बेटे, ट्रांसक्रिप्शन, उम्मीद करता हूं कि आपको याद हो गया होगा। तो आज एक बार अपन फिर रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि आज का उसी से रिलेटेड टॉपिक होगा और इसका नाम होगा यानी ट्रांसलेशन। तो बेटे यहां पर आपने याद किया होगा कि प्रोटीन का जो बनना है या प्रोटीन का जो निर्माण है, ये दो क्रियाओं में पूरा होता है। और इसकी पहली क्रिया तो है ट्रांसक्रिप्शन और आज दूसरी क्रिया होगी इसके ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर अपन ने क्या पढ़ा कि बेटे एमआरएनए जो है वह डीएनए से एमआरएनए का बनना, यह तो ट्रांसक्रिप्शन है। और आज का जो टॉपिक होगा हमारा वह होगा यानी एमआरएनए से प्रोटीन का बनना। तो बच्चों आपने ट्रांसक्रिप्शन किस तरह से याद किया, उसका पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन, दूसरा टॉपिक था बेटे याद रखना उसकी क्रियाविधि, और तीसरा टॉपिक था हमारा यानी पश्चय ट्रांसक्रिप्शन क्रिया। तो इस तरह से तीन क्रियाओं में अपन ने ट्रांसक्रिप्शन को पूरा किया है। और आज अब अपन प्रोटीन पढ़ने वाले हैं। और प्रोटीन किस तरह से बनती है ये तो आप भी जानते होंगे बच्चों कि प्रोटीन निर्माण की जो फैक्ट्री है, प्रोटीन निर्माण की जो फैक्ट्री है ये राइबोसोम है। और राइबोसोम जो है ये कहां पर बनता है, तो ये केंद्रिका में बनता है। तो केंद्रिका राइबोसोम निर्माण की फैक्ट्री है। तो आज अपन को प्रोटीन बनाना है। और आप जानते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर का एक तरह से शरीर की वृद्धि में मदद करने वाला पोषक पदार्थ है। तो आइए बच्चों आज अपन जानकारी लेते हैं यानी प्रोटीन निर्माण की। तो प्रोटीन निर्माण की क्रिया में दूसरी क्रिया विधि है अनुवादन, यानी इसको आप कह सकते हैं ट्रांसलेशन। तो बेटे आज हमारा जो टॉपिक होगा यह होगा अनुवादन, जिसे आप कहेंगे यानी ट्रांसलेशन। अनुवादन, अनुवादन यानी ये टॉपिक रहेगा बच्चों ट्रांसलेशन। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना, सब चीज समझ में आएगी। तो ये अपन को देखना है कि ट्रांसलेशन होता क्या है। तो बेटे मैंने आपको ये कहा था कि जब डीएनए से एमआरएनए बनेगा तो उसे तो अपन अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। और जो एमआरएनए अब ये प्रोटीन निर्माण की सूचनाओं को लेकर कहां जाएगा, राइबोसोम पर जाएगा और वहां जाकर यह प्रोटीन निर्माण में भाग लेगा। तो बेटे एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ये कहलाएगा आपके सामने यानी ट्रांसलेशन। उसके बाद में आपको जानकारी लेनी है कि ट्रांसलेशन के अंदर हमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। तो बेटे हमें आरएनए चाहिए तीनों प्रकार के, हमें 20 प्रकार का अमीनो एसिड चाहिए कच्चे माल के रूप में। भाई प्रोटीन का जो रॉ मटेरियल है या प्रोटीन का जो कच्चा माल है, ये कच्चा माल क्या है, अमीनो एसिड है। अब हमें कच्चा माल भी मिल गया, हमें जगह भी मिल गई, कहां पर, यानी जो है क्या कहते हैं राइबोसोम पर। उसके अलावा बेटे हमें इसके कर्मचारी भी मिल गए, यानी कहां पर, तीनों आरएनए के रूप में। अब हमें इसको चलाने के लिए एनर्जी चाहिए या चलाने के लिए हमें उत्प्रेरक चाहिए। तो दो प्रकार के एंजाइम इस क्रिया में भाग लेंगे, जिसको अपन अमीनो एसाइल कहेंगे बेटे, और दूसरा एंजाइम होगा यानी पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। तो याद रखना तीन चीजों की यहां रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले तो ध्यान रखना बेटे कि यहां पर हमें तीनों आरएनए चाहिए, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। उसके अलावा बेटे यहां पर कच्चे माल के रूप में लगभग 20 प्रकार के अमीनो एसिड चाहिए। और आपको भी पता है कि ये जो अमीनो एसिड होते हैं ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। और बेटे अमीनो एसिड जो है वो 20 प्रकार के होते हैं, जिसमें 10 तो आवश्यक होते हैं और 10 अनावश्यक होते हैं। तो कच्चे माल के रूप में आपको अमीनो एसिड भी याद हो गया। अब इन क्रियाओं को कंट्रोल करने के लिए, इस ट्रांसलेशन की क्रिया पर नियंत्रण रखने के लिए दो प्रकार के एंजाइम आपको याद रखना है। एक तो अमीनो एसाइल सिंथेटेज है और दूसरा आपको याद रखना है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। तो आइए बेटे इसको भी अपन यहां पर शुरुआत करते हैं। तो पहला मेरा पार्ट होगा यानी इंट्रोडक्शन से। पहला पार्ट अपन यहां पर लेंगे, ये पार्ट यहां ले लेते हैं पहले, इंट्रोडक्शन यानी परिचय। तो परिचय के अंदर यहां पर अपन देखते हैं बेटे कि सबसे पहला पॉइंट तो आप याद रखना कि यह है क्या। तो यहां पर इसकी बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है कि एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना। तो बेटे ये आपको याद रखना है कि एमआरएनए से प्रोटीन का बनना
यह कहलाएगा ट्रांसलेशन, यानी इस घटना को आप कहोगे ट्रांसलेशन। तो बच्चों परिभाषा अच्छी तरह से याद कर लेना कि अगर डीएनए से एमआरएनए बनता है तो वो तो ट्रांसक्रिप्शन है, और अगर एमआरएनए से प्रोटीन बनती है तो फिर इस क्रिया को अपन ट्रांसलेशन यानी अनुवादन कहेंगे। अब ये क्रिया कहां होती है बेटे? ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया तो कहां होती है? केंद्रक द्रव्य में। अब केंद्रक द्रव्य से ये जो एमआरएनए है ये प्रोटीन निर्माण की सूचनाओं को लेकर या प्रोटीन निर्माण की टेक्नोलॉजी को लेकर ये कहां पर आता है? राइबोसोम पर। तो दूसरे नंबर पर आप देखिएगा इस क्रिया का एक्टिव साइट यानी इस क्रिया का क्रिया स्थल, इस क्रिया का जो क्रिया स्थल होगा यह क्रिया स्थल होगा बच्चों यानी राइबोसोम। राइबोसोम। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि अनुवादन की जो क्रिया है तो अनुवादन की क्रिया कहां पर होगी? राइबोसोम पर। थोड़ा सा मैं राइबोसोम के बारे में बता देता हूं कि बेटे राइबोसोम की दो इकाइयां होती है। एक इकाई तो होती है यहां पर लार्ज यूनिट, ये आपको याद रखना है लार्ज यूनिट, और एक इकाई इसकी होती है यानी स्मॉल यूनिट। स्मॉल यूनिट इस तरह से ये यहां पर ये राइबोसोम होता है, ये है। अब ये जो यहां पर लार्ज यूनिट है इस पर भी 3 स्थल पाए जाते हैं, यह आपको याद रखना है। एक तो ए साइट आपको याद रखने बच्चों, एक इसमें होती है पी साइट और एक होती है इसमें ई साइट। तो ये थोड़ा सा आप राइबोसोम के बारे में पढ़ लीजिएगा कि राइबोसोम जो है इसकी 2 इकाइयां हैं। बेटे राइबोसोम जो है श्वेतबर्ग इकाई के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं, 70S और 80S। यहां अपन 80S राइबोसोम की बात कर रहे हैं। तो प्रत्येक राइबोसोम में एक तो बड़ी इकाई होती है और एक छोटी इकाई होती है। बेटे बड़ी इकाई पर 3 स्थल पाए जाते हैं। इस तरह से यहां पर आपको याद रखना है कि बड़ी इकाई पर यह तो ए साइट होता है, यह पी साइट होता है और यह ई साइट होता है। तो आप देख लीजिएगा कि राइबोसोम जो है उस पर 2 इकाइयां हैं, एक तो बड़ी इकाई और एक छोटी इकाई। बड़ी इकाई पर 3 स्थल होंगे, ए स्थल, पी स्थल और ई स्थल। बेटे इनके फंक्शन ये होते हैं कि ए पर तो अमीनो एसिड जुड़ता है, पी पर पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है और ई पर टीआरएनए मुक्त होता है। तो ये भी आप याद रखना कि ए पर तो क्या होता है? अमीनो एसिड, अमीनो एसिड प्रवेश स्थल। बेटे ये जो ए साइड है ये है अमीनो एसिड प्रवेश स्थल। तो ये याद रखना कि राइबोसोम की इस ए साइड से याद रखना कि यहां पर टीआरएनए अमीनो अम्लों को लेकर आता है। तो ए स्थल तो क्या याद होगा बच्चों कि यहां से राइबोसोम में अमीनो एसिड प्रवेश करेंगे टीआरएनए के साथ में, अकेले नहीं आएंगे। ये ध्यान रखना किसके साथ आएंगे? टीआरएनए के साथ आएंगे। और पी साइड पर क्या होगा कि यहां पर प्रोटीन की बनेगी पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन यानी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला निर्माण। तो ये आपको याद रखना है कि पी साइट पर क्या होगा कि बच्चों यहां पर 2 या 2 से अधिक अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ेंगे तो एक लंबी श्रृंखला का निर्माण होगा और उस श्रृंखला को पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहते हैं। तो पी साइट पर यहां पर यानी अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होगा। अब होगा क्या? जो ई साइट है, ई का माने एग्जिस्ट होता है बेटे, एग्जिस्ट का माने होता है बाहर निकलना। तो जो टीआरएनए अमीनो अम्ल को लेकर आता है, समझना, यानी अमीनो एसिड किसके ऊपर बैठकर आते हैं? वह टीआरएनए के ऊपर बैठकर आते हैं। लेकिन बेटे ध्यान रखना कि यहां पर पी स्थल पर अमीनो एसिड तो प्रोटीन निर्माण में काम आ गया। अब बचा हमारे पास में रिक्त टीआरएनए, यानी पहले टीआरएनए किसके साथ आया था? अमीनो अम्ल के साथ आया था। लेकिन अब जैसे अमीनो अम्ल तो जुड़ गया प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन में, अब जो रिक्त टीआरएनए बचा है उसे राइबोसोम की ई स्थल से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहां पर क्या होगा बेटे? यहां पर आपको याद रखना है कि इस स्थल से रिक्त टीआरएनए का निष्कासन, निष्कासन यानी यह आपको याद रखना है। तो ये हमारे पास में इसका क्रिया स्थल हो गया। तो एक बार और ध्यान देख ले, आज बेटे अपन पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन, यानी आज अपन क्या करने हैं? एमआरएनए से प्रोटीन बनाएंगे। तो बेटे एमआरएनए से प्रोटीन का बनना यह क्रिया कहलाती है ट्रांसलेशन यानी अनुवादन। और आपको भी पता है कि राइबोसोम जो है वह प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री है। तो बेटे ये जो
मैसेंजर आरएनए हैं जिन्होंने डीएनए ने इसको एक तरह से मैसेज दिया है, डीएनए ने इसको एक टेक्नोलॉजी दी है, और वो टेक्नोलॉजी कौन सी है? प्रोटीन निर्माण की। तो ये डीएनए से प्रोटीन निर्माण की टेक्नोलॉजी को लेकर और बेटे ये केंद्रक से कहां गया? कोशिका द्रव्य में राइबोसोम पर आ गया। तो राइबोसोम पर आकर अब प्रोटीन बनने वाली है। तो प्रोटीन निर्माण का जो क्रियास्थल होगा अनुवादन का, वो राइबोसोम पर होगा। अब थोड़ी सी नॉलेज आप राइबोसोम के बारे में ले लीजिएगा। बेटे राइबोसोम जो है वो एक तो यूनिवर्सल कोशिकांग है और ये कोशिका में सबसे ज्यादा और सबसे छोटे होते हैं। प्रत्येक राइबोसोम की दो इकाइयां होती है, एक तो बड़ी इकाई होती है और एक छोटी इकाई होती है। बेटे यहां पर जो बड़ी इकाई होती है उस पर 3 स्थल होते हैं, ए, पी और ई, और छोटी इकाई यहां पर ये ऊपर अंडाकार होती है। ये जो 3 स्थल है ए, तो ए का माने ये होगा कि इस ए स्थल पर ध्यान रखना, इस ए स्थल पर टीआरएनए अमीनो अम्ल को लेकर आता है। तो ये ए स्थल क्या है? यानी अमीनो एसिड एंट्री साइट, यानी यहां से टीआरएनए युक्त अमीनो एसिड ए साइट पर आएंगे। उसके बाद में फिर आ जाता है पी स्थल। तो बेटे पी स्थल पर क्या होगा कि यहां पर जब 2 या 2 से अधिक अमीनो एसिड आपस में आते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, तो फिर पी स्थल पर क्या होगा कि यहां पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होगा। उसके बाद में फिर हमें बचा ई। तो याद है ना कि अमीनो एसिड किसके ऊपर बैठकर आया था बेटे? टीआरएनए पर। अब अमीनो एसिड तो किस में काम आ गया? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण में। तो अब क्या होगा कि यहां से जो रिक्त टीआरएनए है वो बेटे यहां से इस ई स्थल से क्या कर दिया जाएगा? उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह से इसका क्रियास्थल भी आपको पता हो गया। क्रियास्थल के बाद में फिर आपको यहां पर याद रखना है बेटे, यानी आवश्यक रचनाएं आपको याद रखना है। आवश्यक रचनाएं, आवश्यक रचनाएं यानी इसमें कौन कौन सी रचनाएं भाग लेगी? तो इसमें सबसे पहली रचना जो भाग लेगी बेटे, ये तो लेगी, ध्यान रखना, यानी अमीनो एसिड। पहले कच्चा माल चाहिए हमें, यानी अमीनो एसिड। अमीनो एसिड, तो ये अमीनो एसिड्स होते हैं बेटे, ये लगभग 20 टाइप्स के अमीनो एसिड इसमें भाग लेंगे प्रोटीन निर्माण में। 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि प्रोटीन निर्माण के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो आवश्यक रचनाएं कौन सी बेटे? 3 रचनाएं बता रहा हूं मैं। तो 3 रचनाओं में पहली रचना हमें चाहिए अमीनो एसिड। तो आपको याद है ना कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई फैक्ट्री अगर डालनी है, कोई फैक्ट्री डालनी है, तो बच्चों में हमें पहले प्रोडक्ट का कच्चा माल चाहिए। अब हमने कौन सी फैक्ट्री डाली है और कहां डाली है? तो हमने फैक्ट्री डाली है राइबोसोम पर। और किसकी फैक्ट्री डाली है? प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री। अब प्रोटीन हमें बनाना है, जगह मिली गई हमें राइबोसोम पर। अब बेटे प्रोटीन का कच्चा माल क्या है? तो प्रोटीन का जो रॉ मटेरियल है वह अमीनो एसिड। आप सबको पता है कि प्रोटीन किसका बहुलक होता है? अमीनो एसिड का बहुलक होता है। तो बेटे पहली रिक्वायरमेंट हमें कच्चे माल की मिलेगी, यानी अमीनो एसिड की। और यह भी आपको याद रखना है कि प्रोटीन बनाने के अंदर हमें 20 प्रकार के लगभग अमीनो एसिड की आवश्यकता होगी। उसके बाद में सेकंड रिक्वायरमेंट जो होगी बेटे, यहां पर हमें सेकंड रिक्वायरमेंट होगी आरएनए। सेकेंड रिक्वायरमेंट हमें आरएनए। और बेटे यहां पर तीनों प्रकार के आरएनए हमें चाहिए। हमें यहां पर आर आरएनए की भी आवश्यकता होगी, हमें यहां पर एम आरएनए की भी आवश्यकता होगी, और हमें यहां पर टीआरएनए की भी आवश्यकता होगी। तो याद रखना कि ट्रांसलेशन क्रिया में बेटे दूसरी रिक्वायरमेंट हमें रहेगी, तो वह रहेगी आरएनए की। ये आरएनए यहां पर 3 प्रकार के होंगे जो तीनों ही प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। और ये आरएनए हैं आरआरएनए, यानी एमआरएनए और टीआरएनए। बेटे यहां पर आपको पता है आरआरएनए क्या करता है? एमआरएनए और टीआरएनए के लिए राइबोसोम पर संधि तल प्रदान करता है, यानी ये व्यवस्थापक है प्रोटीन संश्लेषण का। यानी क्या है? व्यवस्थापक। किसकी व्यवस्था संभालता है? एमआरएनए और टीआरएनए की। उसके बाद में बेटे एमआरएनए ये मैसेंजर है, ये मैसेज लेकर आया है, ये टेक्नोलॉजी लेकर आया है। कहां से लेकर आया है? केंद्रक द्रव्य से। तो याद रखना ये केंद्रक द्रव्य से डीएनए के द्वारा दी गई
प्रोटीन निर्माण की जो आनुवांशिक सूचनाएं हैं उन्हें लेकर बेटे ये राइबोसोम पर आएगा। तो ये मैसेंजर आरएनए, इसके बिना प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, याद रखना। तो ये प्रोटीन संश्लेषण की जो आनुवांशिक सूचनाएं हैं जो डीएनए ने इस पर ट्रांसफर की है उनको लेकर ये राइबोसोम पर आ गया। उसके बाद में अब आया टीआरएनए। तो बेटे टीआरएनए है ट्रांसपोर्ट आरएनए या ट्रांसफर आरएनए। अब ये क्या करेगा कि कोशिका के कोशिका द्रव्य में अमीनो एसिड अलग अलग जगह पर प्रेजेंट होते हैं, तो ये वहां से अमीनो अम्लों को ले लेकर कहां पर आएगा, राइबोसोम पर आएगा। तो बच्चों याद कर लो कि आरएनए में तीनों प्रकार के आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। उसमें आरआरएनए हो गया, एमआरएनए हो गया और टीआरएनए हो गया। यहां तक क्लियर। उसके अलावा तीसरी रिक्वायरमेंट जो होगी बच्चों वो होगी यहां पर एंजाइम की। तीसरी रिक्वायरमेंट जो आपको रहेगी वो एंजाइम, और यहां पर दो प्रकार के या 2 टाइप के एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। उसमें पहला एंजाइम जो होगा ये होगा हमारे पास में अमीनो एसाइल सिंथेटेज अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम। और ये एंजाइम क्या करता है, तो ये एंजाइम का काम है बेटे अमीनो एसिड को सक्रिय करता है, अमीनो एसिड को सक्रिय करता है। तो ये ध्यान रखना कि यहां पर अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम, और ये एंजाइम क्या करता है कि बेटे अमीनो एसिड जब टीआरएनए से जुड़ता है तो उससे पहले वह निष्क्रिय अवस्था में होता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम द इनएक्टिव अमीनो एसिड्स आर द कन्वर्ट इनटू द एक्टिव अमीनो एसिड्स। यानी यहां पर क्या होगा कि इस एंजाइम की उपस्थिति में जो निष्क्रिय अमीनो एसिड्स होते हैं वो बेटे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सक्रिय अमीनो एसिड में। तो इस एंजाइम का क्या काम है, इसका काम है अमीनो एसिड को सक्रिय करना। दूसरा यहां पर एंजाइम की हमें रिक्वायरमेंट होगी और ये होगा बेटे पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। अगला जो एंजाइम हमें चाहिए ये चाहिए पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। और ये जो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है ये बेटे किसको प्रेरित करेगा, ये प्रेरित करेगा पेप्टाइड बॉन्ड्स के निर्माण को प्रेरित। तो ये ध्यान रखना, यानी इसका काम क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड्स के निर्माण को प्रेरित। अब ये बॉन्ड कैसे बनेगा वो भी मैं बता देता हूं कि ये हमारे पास में ये एक अमीनो एसिड है, यानी यहां पर COCOH, इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि ये कोई सा भी अमीनो एसिड यहां पर अपन लेते हैं। ये बेटे यहां पर NH2 अपन ले लेते हैं, ये कोई सा भी अमीनो एसिड है, और ये C डबल बॉन्ड OH। दूसरा यहां पर अपन ले लेते हैं NH और ये CH C डबल बॉन्ड O, और ये तो यहां पर याद रखना बच्चों, ये तो हमारे पास में पहला अमीनो एसिड है और यहां पर ये हमारे पास में दूसरा अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है। अब यहां से क्या होगा, यहां से बेटे ये यहां से एक हाइड्रोजन का जल का अणु यहां से बाहर निकलेगा। ये जल का अणु बाहर निकल गया, और जल के अणु के बाहर निकलते ही यहां मैं आपको सीधा बता देता हूं कि ये यहां पर डॉट यानी C डबल बॉन्ड O, और यहां से ये यहां पर बॉन्ड बनेगा NH। ये ध्यान रखना। तो ये जो बॉन्ड बना इस बॉन्ड को कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड तो कैसे बना कि दो अमीनो एसिड जब पास में आएंगे तो एक अमीनो एसिड का तो कार्बोक्सिल समूह और दूसरे अमीनो एसिड का अमीनो समूह ये आपस में क्रिया करेंगे, एक अणु जल का बाहर निकलेगा और दोनों के बीच में बन जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड के बनने के साथ ही अगर दो अमीनो एसिड जुड़े हैं तो डाइपेप्टाइड बनेंगे, 3 अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो ट्राइपेप्टाइड बनेंगे, 4 अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो टेट्रापेप्टाइड बनेंगे। तो एक बार फिर याद कर ले बच्चों कि यहां पर पहला एंजाइम कौन सा था, अमीनो एसाइल सिंथेटेज। क्या किया इसने बेटे अमीनो एसिड को सक्रिय किया, यानी ये जो एंजाइम है यह अमीनो अम्लों को सक्रिय करता है। दूसरा एंजाइम याद रखना पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, और ये एंजाइम अमीनो अम्लों के बीच में
पेप्टाइड बॉन्ड के निर्माण को प्रेरित करता है। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा? ये पहला अमीनो एसिड का तो बेटे कार्बोक्सिलिक समूह और दूसरे अमीनो एसिड का अमीनो समूह, ये आपस में रिएक्ट करते हैं और एक अणु यहां से जल का बाहर निकलता है और इधर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ये यहां पर बॉन्ड बनता है। तो ये ध्यान रखना बच्चों, ये यहां पर बॉन्ड बना, ये इस जगह पर, ये इस जगह पर बॉन्ड बनता है, तो इस बॉन्ड को आप कहोगे पेप्टाइड बॉन्ड। तो इस तरह से ये तो मेरा इंट्रोडक्शन था ट्रांसलेशन का। तो क्या क्या याद करना इंट्रोडक्शन में कि सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या है बच्चों? डेफिनेशन कि एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, तो ये तो क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। ओके, क्लियर हो गया। उसके बाद में क्रिया स्थल, तो बच्चों कहां पर यह क्रिया पूरी होगी? तो आपको पता है राइबोसोम पर। तो अनुवादन का जो क्रिया स्थल होगा वह राइबोसोम होगा, यह भी क्लियर हो गया। उसके बाद में मेरा तीसरा पॉइंट था आवश्यक रचनाएं। तो बेटे 3 रचनाओं की आपको आवश्यकता होगी। पहली रचना याद रखना यानी अमीनो एसिड। पहली रचना आप क्या याद रखोगे? अमीनो एसिड। तो प्रोटीन बनाने में लगभग अभी आज तक तो बेटे 21-22 तक भी अमीनो एसिड आ चुके हैं। तो प्रोटीन निर्माण में मुख्यतः 20 प्रकार के अमीनो एसिड भाग लेंगे। यह ध्यान रखना, कितने प्रकार के? 20 प्रकार के, जिसमें 10 आवश्यक भी हो सकते हैं और 10 अनावश्यक भी हो सकते हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या हुई आपके पास में? अमीनो एसिड। क्योंकि मैं आपको कह चुका हूं कि हमें कच्चा माल भी चाहिए, हमें व्यवस्थापक भी चाहिए और हमें उसको कंट्रोल करने वाले एंजाइम भी चाहिए। तो पहले तो कच्चे माल के रूप में अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद में दूसरी रिक्वायरमेंट होगी बेटे हमें आरएनए की, और ये आरएनए पूरी प्रोटीन निर्माण की व्यवस्था को देखने वाले हैं। यानी जो है 3 प्रकार के आरएनए इसमें भाग लेंगे। पहला आरआरएनए यानी राइबोसोमल, दूसरा एमआरएनए यानी मैसेंजर और तीसरा टीआरएनए यानी ट्रांसफर। अब तीनों आरएनए का फंक्शन एक बार फिर बता देता हूं। ये जो आरआरएनए है ये तो बेटे एक तरह से जो है अरेंजमेंट करने वाला है, यानी ये एमआरएनए और टीआरएनए के लिए राइबोसोम पर संधि तल प्रदान करता है। एमआरएनए का काम याद हो ही गया कि ये केंद्रक से डीएनए के द्वारा दी गई आनुवांशिक सूचनाएं जो है प्रोटीन निर्माण की, उन्हें लेकर ये राइबोसोम पर आता है। तो मैसेज लेकर आता है, प्रोटीन निर्माण की टेक्नोलॉजी को लेकर आता है। दूसरा यहां पर टीआरएनए है, तो बेटे ये कोशिका द्रव्य से अमीनो अम्लों को ले लेकर और ये राइबोसोम पर आता है। तो तीनों आरएनए भी प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। अब इस क्रिया को चलाने के लिए कंट्रोल कौन करते हैं? तो 2 प्रकार के एंजाइम इसमें मदद करते हैं। पहला एंजाइम याद रखना बेटे, और इस एंजाइम का नाम है अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम। अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम। और यह एंजाइम क्या करता है? यह अमीनो एसिड्स को सक्रिय करता है, क्योंकि पहले जो अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं वो निष्क्रिय अवस्था में। दूसरा एंजाइम यहां पर आपको याद रखना है, और यह एंजाइम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। तो इनका काम क्या होगा कि बेटे जब 2 अमीनो एसिड एक दूसरे के पास आएंगे तो एक अमीनो एसिड का तो कार्बोक्सिलिक समूह और दूसरे अमीनो एसिड का अमीनो समूह, यहां से एक जल का अणु बाहर निकलेगा और फिर यहां बन जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। तो 2 अमीनो अम्लों के बीच में या 2 अमीनो अम्ल आपस में जिस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो इस तरह से यहां पर ये 2 तरह के एंजाइम हमें मदद करते हैं। तो इस तरह से बेटे ये तो हो गया हमारे पास में परिचय, और परिचय के बाद में अब इसकी दूसरी जो स्टेप आएगी, इसकी जो सेकंड स्टेप आएगी, ये सेकंड स्टेप यहां पर रहेगी हमारे पास में। इसकी जो सेकंड स्टेप है ये है क्रियाविधि, यानी अनुवादन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन। तो ये ध्यान रखना बेटे, इसको आप कहोगे अनुवादन की क्रियाविधि। इसको भी ध्यान से समझना है, अनुवादन की क्रियाविधि। तो ये हमारे पास में इसका सेकंड पार्ट होगा, यानी अनुवादन की क्रियाविधि। तो आप देखते हैं ये किस तरह से कितनी क्रियाओं में ये पूरी होगी। तो यहां आप ध्यान से देखिए बच्चों कि सबसे पहले ये हमारे पास में यहां पर है अमीनो एसिड, ये यहां पर मौजूद है अमीनो एसिड, और ये अमीनो एसिड यहां पर है इनएक्टिव अवस्था में, यानी आप कह सकते हैं कि यह है निष्क्रिय अवस्था में।
निष्क्रिय अवस्था में। और कहां प्रेजेंट है ये है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में। तो याद रखना कि अभी यहां पर अमीनो एसिड मौजूद है और ये कोशिका द्रव्य में मौजूद है। तो बेटे यहां पर पहले क्या करना है कि पहले हमें इन अमीनो एसिड को सक्रिय करना है। तो यहां आप देखिएगा कि यहां पर एक एंजाइम अपन भाग लेंगे। तो इस एंजाइम का जो नाम होगा, ये पहला एंजाइम यहां पर होगा जिसका नाम होगा बेटे अमीनो एसाइल सिंथेटेज, सिंथेटेज। और यह हमारे पास में पहली क्रियाविधि हो जाएगी जिसको अपन कहेंगे अमीनो एसिड का सक्रियण, अमीनो एसिड का सक्रियण। और ये जो यहां पर अमीनो एसिड है, ये यहां पर जो अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड क्या हो जाएगा, ये यहां पर सक्रिय हो जाएगा। तो अब मैं यहां लिख देता हूं बेटे, यानी एक्टिव अमीनो एसिड, ये यहां पर होगा एक्टिव अमीनो एसिड, एक्टिव अमीनो एसिड्स। तो ये ध्यान रखना। तो क्या हुआ, ये पहली स्टेप है जिसको आप याद रखेंगे अमीनो एसिड का सक्रियण। तो अमीनो एसिड के सक्रियण में क्या हुआ कि अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में निष्क्रिय अमीनो एसिड किस में बदल गया, सक्रिय अमीनो एसिड में। अगली स्टेप पर अपन आगे बढ़ते हैं, अगली स्टेप पर आगे बढ़ते हैं। तो बेटे अगली स्टेप यहां पर आएगी, यानी टीआरएनए या चार्ज टीआरएनए का निर्माण। यहां पर होगा चार्ज टीआरएनए, टीआरएनए का निर्माण, चार्ज टीआरएनए का निर्माण। यानी यहां पर आपको क्या जोड़ना है, ये अमीनो एसिड किससे क्रिया करेगा, टीआरएनए से। तो आपके पास में यहां पर बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा बेटे, यानी अमीनो एसिड, अमीनो एसिड टीआरएनए, टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। तो ये दूसरी स्टेप यहां पर पूरी हो गई, यानी दूसरी स्टेप यहां पूरी हो गई, चार्ज टीआरएनए का निर्माण। तो ये जो सक्रिय अमीनो एसिड है ये टीआरएनए से क्रिया करेंगे और यहां बना लेंगे, अभी मैं पूरा बताऊंगा बेटे, अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। उसके बाद में तीसरी स्टेप पर जब अपन चलेंगे तो ये तीसरी स्टेप यहां पर होगी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण। यानी यहां आपको याद रखना है, ये होगी बेटे हमारे पास में, यानी फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड चेन। यानी आपको याद रखना है कि तीसरी स्टेप में हमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनानी है और इस श्रृंखला को ही आगे चलकर आप क्या कहेंगे, प्रोटीन कहेंगे। ये यहां पर आपके पास में बन गई, यानी प्रोटीन। तो बेटे इस तरह से हमें ये प्रोटीन बनाना था। और ये प्रोटीन कितने अवस्थाओं में पूरी हुई, पहली अवस्था तो ये वाली बेटे याद रखना, यानी अमीनो एसिड का सक्रियण। ये दूसरी अवस्था यहां पर ये मान ले आप, यानी चार्ज टीआरएनए का निर्माण। अच्छा, चार्ज टीआरएनए किसे कहेंगे, जैसे अमीनो एसिड टीआरएनए से जुड़ता है बेटे तो उस टीआरएनए को कहते हैं चार्ज टीआरएनए। और जैसे चार्ज टीआरएनए यहां पर इससे मतलब बनता है तो उसे बेटे अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। अभी बना के बताएंगे कि कैसे बनता है। उसके बाद में ये चार्ज टीआरएनए बेटे अमीनो अम्लों को लेकर राइबोसोम पर आता रहता है और वहां पर दो या दो से अधिक अमीनो एसिड आपस में जुड़ते जाते हैं और एक लंबी श्रृंखला बनती है जिसे पॉलीपेप्टाइड चेन कहेंगे। यानी यहां पर इस तरह से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण, जैसे ये A1 अमीनो एसिड, A2 अमीनो एसिड, A3 अमीनो एसिड, A4 अमीनो एसिड। तो यही बेटे पॉलीपेप्टाइड चेन है और इसी को यहां पर आप कहेंगे, यानी जो है पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन का निर्माण। तो अच्छी तरह से देख ले कि प्रोटीन की जो क्रियाविधि है इसको तीन अवस्थाओं में अपन बांटने वाले हैं। पहली अवस्था होगी बेटे अमीनो एसिड का सक्रियण, दूसरी अवस्था होगी चार्ज टीआरएनए का निर्माण और तीसरी अवस्था होगी यानी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण। तो आइए अपन यहां पर पहली अवस्था से शुरू करते हैं, यानी यहां पर पहली अवस्था से शुरू करते हैं बेटे। और यह अवस्था होगी हमारे पास में, इसका पहला पार्ट होगा क्रियाविधि का और यह पहला पार्ट होगा अमीनो एसिड का सक्रियण। यानी पहला पार्ट अपन लेते हैं अमीनो एसिड्स का सक्रियण, अमीनो एसिड्स का सक्रियण। तो एक बार और यहां पर देख लें कि अमीनो एसिड का जो सक्रियण होगा वह कैसे होगा कि यह हमारे पास में है निष्क्रिय अमीनो एसिड। ये ध्यान रखना बच्चों, ये हमारे पास में है इनएक्टिव अमीनो एसिड,
अमीनो एसिड। और ये एसिड कहां प्रेजेंट है? तो याद रखना ये कोशिका द्रव्य में प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। अब किसकी उपस्थिति में? तो यहां हमारे पास में होगा अमीनो, ये ध्यान रखना, अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम। ये एंजाइम का नाम याद रखना है, अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम। और ये एंजाइम बेटे 1 एटीपी खर्च करने के साथ ही यहां पर 1 एडीपी की फॉर्म में ये बाहर निकलेंगे, यानी इस क्रिया के दौरान 1 एटीपी खर्च होगा और यहां आपके सामने बन जाएगा यानी एक्टिव अमीनो एसिड, एक्टिव अमीनो एसिड। तो याद रखना बेटे प्रत्येक अमीनो एसिड को सक्रिय करने के लिए 1 एटीपी खर्च होगी। तो अब इसमें आपको याद होना चाहिए कि अमीनो एसिड का सक्रियण, अमीनो एसिड का सक्रियण यानी कैसे याद रखोगे आप? अमीनो एसिड का सक्रियण, अमीनो एसिड का सक्रियण। तो बेटे जो निष्क्रिय अमीनो एसिड है वह अमीनो एसाइल एंजाइम की उपस्थिति में किस में बदल जाते हैं? सक्रिय अमीनो एसिड में। तो ये तो पहला पॉइंट याद हो गया। अब ये जो एंजाइम होते हैं यानी अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम, सिंथेटेज एंजाइम, एंजाइम प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए विशिष्ट होता है। एंजाइम प्रत्येक अमीनो एसिड के लिए विशिष्ट होता है, के लिए विशिष्ट होता है। तो ये थोड़ा याद रखना कि प्रत्येक अमीनो एसिड के लिए ये विशिष्ट होता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम, तो ये प्रत्येक अमीनो एसिड के लिए विशिष्ट होगा। तो फिर याद रखना एंजाइम की जो संख्या होगी, यानी एंजाइम की जो संख्या होगी वो होगी 20 टाइप्स की। 20 यानी 20 टाइप्स भी क्या होते हैं? अमीनो एसिड होते हैं। तो 20 प्रकार ही बेटे यहां पर ये एंजाइम होंगे। तो ये थोड़ा आपको याद रखना है अमीनो एसिड का सक्रियण। जितने अमीनो एसिड होंगे उतने ही प्रकार के अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम होंगे। तो प्रोटीन संश्लेषण में 20 प्रकार के अमीनो एसिड भाग लेते हैं। तो बेटे याद रखना 20 प्रकार के ही वहां पर अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम होंगे। तो इस तरह से ये तो हमारे पास में क्या हो गया? क्रियाविधि का पहला पार्ट। पढ़ लो बेटे अच्छी तरह से। पहला पार्ट क्या है इस क्रियाविधि का? अमीनो एसिड का सक्रियण, कि निष्क्रिय अमीनो एसिड बदल गया सक्रिय में। अब दूसरी स्टेप पर अपन आगे बढ़ते हैं। इसका सेकंड पार्ट जो होगा वो सेकंड पार्ट होगा बेटे यहां पर चार्ज टीआरएनए का निर्माण। सेकंड पार्ट आपने यहां पर लीजिएगा यानी चार्ज टीआरएनए का निर्माण, चार्ज टीआरएनए का निर्माण। यह हमारे पास में इस अनुवादन का दूसरा पार्ट है, चार्ज टीआरएनए। अब देखो ये चार्ज टीआरएनए कैसे बनेगा? यह चार्ज टीआरएनए इस तरह से बनेगा कि यह हमारे पास में है इनएक्टिव, मतलब सॉरी एक्टिव अमीनो एसिड। यानी यहां बेटे मैं ले लेता हूं ये RCH और यहां पर अपन ले लेते हैं यानी NH2 और ये C डबल बॉन्ड OH। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद में ये हमारे पास में ये टीआरएनए है, ये टीआरएनए है, ये ध्यान रखना बेटे। ये यहां पर टीआरएनए और टीआरएनए का आपको संरचना याद होगी सही। इस तरह से ये टीआरएनए के ग्रुप हैं और ये इसके 3 डेज एंड है और ये इसका 5 डेज एंड है। और ये यहां पर याद रखना टीआरएनए, ये टीआरएनए है और यहां पर ये है हमारे पास में एक्टिव, ये एक्टिव अमीनो एसिड, ये यहां पर प्रेजेंट है एक्टिव अमीनो एसिड। और ये कोशिका द्रव्य यानी कहां पर प्रेजेंट है? ये साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में। अब होगा क्या कि बेटे यहां से ये एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो ध्यान से आप देख लीजिएगा कि अमीनो एसिड का हाइड्रोक्सिल समूह और इधर टीआरएनए मतलब अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल समूह और टीआरएनए का हाइड्रोक्सिल समूह ये आपस में मिलेंगे। और यहां मिलने के साथ ही अब यहां हमारे पास में बन गया RCH और ये बेटे NH2 और ये C डबल बॉन्ड O। और यहां पर मैं ले लेता हूं ये इधर यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से बाहर निकला है और इधर यहां मैं लिख देता हूं बेटे टीआरएनए। यहां पर ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा टीआरएनए है। तो अब यहां हमारे पास में बन चुका है। तो इसे आप क्या कहेंगे? इसे कहेंगे अमीनो एसिड, अमीनो एसिड
टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, या फिर इसे आप कह सकते हैं यानी चार्ज टीआरएनए, या फिर इसे आप कह सकते हैं चार्ज टीआरएनए। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लें कि चार्ज टीआरएनए का निर्माण कैसे हुआ बच्चों, कि एक्टिव अमीनो एसिड का तो कौन सा ग्रुप, हाइड्रोक्सिल समूह, उसके अलावा ये जो टीआरएनए है उसके 3' एंड पर होता है OH ग्रुप। तो यहां पर ये हाइड्रोक्सिल समूह और ये कार्बोक्सिलिक समूह के बीच में क्रिया होती है और जल का अणु बाहर निकलता है, और इन दोनों के बीच में यहां पर ये बनता है जिसको कहेंगे अपन पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये टीआरएनए और अमीनो एसिड के बीच में भी बन जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये एक तो अमीनो एसिड है और एक टीआरएनए, तो टीआरएनए युक्त अमीनो एसिड जो है या अमीनो एसिड युक्त जो टीआरएनए है उसे आप कह सकते हैं अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, और इसे आप क्या कहेंगे, चार्ज टीआरएनए कहते हैं। और फिर आप यहां पर लिख सकते हैं कि ये जो चार्ज टीआरएनए है, यहां याद रखना बेटे चार्ज टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए याद रखना क्या है, चार्ज टीआरएनए विद अमीनो एसिड, यानी अमीनो एसिड युक्त टीआरएनए, इसको आप कहोगे चार्ज टीआरएनए। अब हुआ क्या, यह चार्ज टीआरएनए राइबोसोम पर पहुंचकर, राइबोसोम पर पहुंचकर प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। तो ये थोड़ा याद रखना, प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। तो बच्चों यहां पर बिल्कुल सिंपल है कि यहां अपन ने क्या पढ़ा, चार्ज टीआरएनए का निर्माण। तो कैसे हुआ भाई टीआरएनए चार्ज, कोई बैटरी वैटरी तो नहीं लगा दिया आपने, चार्ज कैसे हुआ बताओ भाई। चार्ज अपन मोबाइल चार्ज करते हैं तो टी लगाते हैं, तो यहां बेटे टीआरएनए को अगर आपको चार्ज करना है तो कोई बैटरी लगाने की आवश्यकता नहीं है, अमीनो एसिड लगा देना। जैसे अमीनो एसिड टीआरएनए से लगेगा तो टीआरएनए क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। अब ये जो चार्ज टीआरएनए है यह अमीनो अम्लों को लेकर कहां आएगा, यह आएगा राइबोसोम पर, और वहां आकर बेटे ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेगा, यानी प्रोटीन संश्लेषण में ये भाग लेगा। तो इस तरह से याद रखिएगा कि यहां हमारे पास में टीआरएनए भी चार्ज हो गया। अब टीआरएनए चार्ज होकर यह आ गया राइबोसोम पर। अब जब बार बार कई सारे टीआरएनए अमीनो अम्लों को लेकर जब राइबोसोम पर आएंगे तो वहां पर बेटे क्या होगा कि 2 या 2 से अधिक अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे। किसके द्वारा जुड़ेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, और जुड़कर बेटे एक लंबी श्रृंखला बनाएंगे प्रोटीन की, जिसे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला यानी प्रोटीन का निर्माण कहेंगे। तो यहां तक क्लियर।